हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में जितने भी स्लाइड्स यूज़ की गई हैं वो सब आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और क्विज कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द मेडिको एंड सल्यूट टू आवर कोरोना वॉरियर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो समझते हैं हम लोग आज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन: इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एमरजेंसी सिमिलर टू एंजाइना बट मोर प्रोलॉन्ग्ड एंड अनरिलीव्ड बाय रेस्ट। मतलब समझते हैं हम लोग इसका। इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक इमरजेंसी, मतलब ये एक जानलेवा कार्डियक इमरजेंसी है जिसमें जान जाने का बहुत रिस्क रहता है। सिमिलर टू एंजाइना, मतलब एंजाइना से इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। और एंजाइना की एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब समझते हैं सिमिलर टू एंजाइना, बट डिफरेंस क्या है एंजाइना से? बट मोर प्रोलॉन्ग्ड एंड अनरिलीव्ड बाय रेस्ट, मतलब एंजाइना से ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग्ड रहेगा और रेस्ट करने के बाद भी हमको कोई भी रेस्ट करने पर रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक डिफरेंस है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में और एंजाइना में। जैसे अगर एंजाइना 30 मिनट्स का है तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है और ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहेगा, मतलब मोर देन 1 आवर्स तक चलेगा और रेस्ट करने पर कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम: इट इज कंडीशन कॉज्ड बाय रिडक्शन और ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। समझते हैं इस डेफिनेशन को। इट इज अ कंडीशन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? जिसमें ब्लड का जो फ्लो है हार्ट तक वो या तो रिड्यूस हो जाएगा या फिर उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा किसी तरह से। मतलब या तो ब्लड का फ्लो जो है वो उसमें रिडक्शन हो जाएगा या फिर ब्लॉकेज हो जाएगा किसी ना किसी वजह से। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और ये किस कारण से होगा वो हम लोग समझते हैं। कॉजेज देखते हैं हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के। इट इज कॉज्ड बाय प्लेक रैप्चर और क्लॉट फॉर्मेशन इन द हार्ट आर्टरी। तो इसकी डेफिनेशन में ही बोला था कि रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा, लेकिन उसका जो कॉज रहेगा, कॉज क्या रहेगा? इट इज कॉज्ड बाय प्लेग रप्चर। प्लेग जो वहां पे आर्टरीज में जो प्लेग बन जाएगा उसमें रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आर्टरीज में जब रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कहीं पे भी किसी भी टिश्यू में इंजरी होती है तो इंजरी के बाद वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम वैसे ही हार्ट की आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में भी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेग का रप्चर हो रहा है। रप्चर होने के बाद क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। क्लॉट का फॉर्मेशन अगर हो गया तो अपने आप ही ब्लॉकेज हो जाएगा और ब्लॉकेज होने के बाद फिर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा हार्ट में। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और उसका कॉज क्या रहेगा? प्लेग रप्चर। इसकी आज हम लोग पैथोजेनेसिस भी समझेंगे और पूरा इसको डिटेल में समझते हैं अभी हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं। In this slide we will understand acute coronary syndrome with the help of this example और this diagram। इस डायग्राम के द्वारा हम लोग acute coronary syndrome को समझेंगे। सबसे पहले acute coronary syndrome वर्ड का मतलब समझते हैं। acute का मतलब होता है short lived, coronary का मतलब होता है related to the heart एंड syndrome का मतलब होता है group of diseases। तो समझते हैं इस वर्ड का मतलब। Syndrome means group of diseases, group of diseases, coronary means heart, मतलब group of diseases related to the heart। acute का मतलब हुआ short lived, means group of disease related to the heart and short lived। ये मतलब हुआ acute coronary syndrome का। अब हम लोग सिर्फ एक वर्ड सिंड्रोम समझते हैं। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसीजेस,
तो देखते हैं क्या क्या ग्रुप ऑफ डिसीजेज आर इंक्लूडेड इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. सो फर्स्ट इज स्टेबल एंजाइना, सेकेंड इज अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड इज ST segment elevated myocardial infarction, and next is non ST segment elevated myocardial infarction. ये सारी चीजें आज हम लोग इस पैथोजेनेसिस इनकी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की हमने अलग से वीडियो बनाई है चैनल में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अभी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर ये जितनी भी डिसीजेज हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, ST segment elevated myocardial infarction एंड नॉन ST segment elevated myocardial infarction, इन सब की पैथोजेनेसिस समझेंगे अभी हम लोग इस डायग्राम में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. अब हम लोग ये पैथोजेनेसिस समझते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की इस डायग्राम से. तो ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स का डायग्राम है. ये ब्लड वेसल्स की लूमेन है, ये बाहर उसकी एडवेंटिशियल लेयर, बीच वाली मीडियल लेयर एंड सबसे लास्ट अंदर वाली इंटरनल लेयर, और ये बीच में ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन है. ये ल्यूमेन से ब्लड फ्लो होता है टू द हार्ट. हार्ट में इसी ल्यूमेन के द्वारा ब्लड फ्लो होता है. नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखते हैं, इसमें जो है ये ल्यूमेन के अंदर प्लेग बन गया है. कुछ टाइम के बाद ल्यूमेन के अंदर ऑटोमेटिकली प्लेग बन जाता है ड्यू टू आवर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड सेडेटरी लाइफस्टाइल. इन सब के कारण जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, डाइट में ज़्यादा लिपिड वगैरह लेना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, इनके कारण धीरे धीरे जो है वो प्लेग बनने लग जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है ल्यूमेन के अंदर. जो ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन है उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, प्लेग बनने लग जाता है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण. बट अभी जो ये प्लेग है ये बहुत छोटा है, तो इसमें पेशेंट के अंदर कोई भी अपने को सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. अभी वो नॉर्मल हेल्दी ही दिखेगा. अभी उसके अंदर कोई भी चेस्ट पेन जैसे कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे. नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये डायग्राम. ये डायग्राम है स्टेबल एंजाइना का. तो स्टेबल एंजाइना की थ्योरी अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी. एंजाइना के वीडियो में 3 टाइप थे एंजाइना के, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेजोस्पास्टिक एंजाइना. उसमें थ्योरी अपन लोगों ने देख ली थी. पैथोजेनेसिस अभी यहाँ पे समझ लेते हैं. तो समझते हैं स्टेबल एंजाइना. और अगर आपको इसकी थ्योरी भी पढ़नी है तो इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे पैथोजेनेसिस समझते हैं स्टेबल एंजाइना की. तो ये जो ल्यूमेन थी, स्टेबल एंजाइना के केस में जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में ये जो प्लेग है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, इसकी जो अमाउंट है और ज़्यादा बढ़ गई है. यहाँ पे ये जो ल्यूमेन है इसको आधा इसने कवर कर लिया है. अब यहाँ पे इसने आधा कवर कर लिया है, तो जो ल्यूमेन से जो ब्लड पास होगा, जो ल्यूमेन से ब्लड पास हो रहा है वो हार्ट तक बहुत कम पहुँचेगा. तो अगर इन केस अपन कोई एक्सरसाइज करते हैं या स्टेयर्स चढ़ते हैं, कभी भी हार्ट अगर ज़्यादा काम करता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़नी चाहिए. ऑक्सीजन की, ब्लड की सप्लाई बढ़नी चाहिए. बट वो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, यहाँ पे जो प्लेग है वो बन चुका है. प्लेग ने आधी जगह घेर रखी है. अब आधी जगह घेर रखी है तो जो ब्लड है वो आधा ही पहुंचेगा, पूरा नहीं पहुंचेगा. तो जो डिमांड है वो तो बढ़ी हुई है क्योंकि अभी अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट सप्लाई जो है वो कम रहेगी. सप्लाई कम रहेगी, डिमांड बढ़ी हुई है, तो उस टाइम पे अपन को चेस्ट पेन होगा. बट अगर अपन रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने पर जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. डिमांड जब कम हो जाएगी और सप्लाई तो ऑटोमेटिकली कम है, तो वो दोनों आपस में सब्सिडाइज हो जाएंगे. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? स्टेबल एंजाइना. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनस्टेबल एंजाइना. इसको भी हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी थ्योरी देखी थी. अब इसमें डायग्रामेटिकली इसकी पैथोजेनेसिस समझ रहे हैं. तो देखते हैं हम लोग, ये जो प्लेग है, प्लेग में ब्लड, ये जो ल्यूमेन है इसमें ब्लड तो जा रहा है, ब्लड जाएगा तो जो ये प्लेग है ये इसको रप्चर भी करेगा. अब किसी सतह पर ये प्लेग बना हुआ है, यहाँ से ब्लड भी पास होगा. ब्लड पास होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन से जो प्लेग है वो थोड़ा बहुत रप्चर होगा. और जब वो थोड़ा बहुत रप्चर होगा तो रप्चर होने के बाद वहाँ पे अपने आप ही क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे कि टिश्यूज में इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद वहाँ पे क्लॉट बनता है, सेम वैसे ही ये प्लेग जो है ब्लड के थ्रू रप्चर होगा. रप्चर होगा तो यहाँ पे क्लॉट बनेगा.
क्लॉट बढ़ता जाएगा। अगर जब ये क्लॉट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब ये और ज़्यादा ब्लॉकेज कर देगा, और जब ये और ज़्यादा ब्लॉकेज कर देगा फिर उसके बाद अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तब भी जो हमारा चेस्ट पेन है वो सब्सिडाइज नहीं होगा। सेम जैसा अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि अनस्टेबल एंजाइना की कंडीशन में क्या होता है, रेस्ट करने पर भी पेन सब्सिडाइज नहीं होता है। इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि ये जो क्लॉट है ये रप्चर होगा, ये जो प्लेग है ये रप्चर होगा, यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये और ज्यादा जगह घेर लेगा, और ज्यादा जगह घेर लेगा, तो हार्ट तक और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो जो चेस्ट पेन है वो बढ़ता जाएगा, और रेस्ट करने पर भी एक पेशेंट को जो है रेस्ट करने पर भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब इस केस में हमें उसे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो ये नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में भी ये जो प्लेग है ये रप्चर होगा और यहाँ पे थ्रोम्बस जो है वो बनना स्टार्ट होगा। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में ये थ्रोम्बस जो है वो बनना स्टार्ट होगा, और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में ये जो थ्रोम्बस है ये पूरा ही बन चुका होगा, इसने पूरी की पूरी ल्यूमेन कवर कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में जो ये थ्रोम्बस है इसने पूरी की पूरी ल्यूमेन को कवर कर रखा है। मतलब जो ब्लड है उसके पहुंचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है हार्ट की मसल्स तक, तो वहां पे जो पेन है वो बहुत ज्यादा होगा, और ये बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन है जिसमें हमको पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। उसे हमको मेडिसिन वगैरह देनी पड़ेगी लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक मेडिसिन है जो कि क्लॉट बस्टर का काम करती है। क्लॉट बस्टर यहाँ पे पूरा क्लॉट बन चुका है, अपन इसको पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज के इंजेक्शन देंगे जिससे कि ये क्लॉट का ब्लॉकेज जो है ये खत्म होगा, और उसके बाद जो सप्लाई है ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3-4 कंडीशन बहुत अच्छे से समझ ली हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की। सबसे पहला तो है स्टेबल एंजाइना, ये भी अपन लोगों ने समझ लिया। इसमें जो है हार्ट की जो ये ल्यूमेन है, ब्लड वेसल्स की जो ये ल्यूमेन है वो सिर्फ आधी ब्लॉक रहेगी। आधी ब्लॉक रहेगी तो मतलब जब रेस्ट करने पर उसको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो अभी आधा है। बट फिर आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में जो है वो क्लॉट बनना स्टार्ट होगा, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें रेस्ट करने पर जो है उसको रिलीफ तो नहीं मिलेगा, इसमें भी हॉस्पिटल उसे लेकर के जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉट बन रहा है। फिर ये आती है नेक्स्ट कंडीशन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें जो है थ्रोम्बस पूरा ही बढ़ जाएगा, मतलब पूरी की पूरी ल्यूमेन को कवर कर लेगा, जिसमें हमें उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर का काम करेगा, इस क्लॉट को रिमूव करेगा और जो ब्लड का फ्लो है ये वापस से शुरू हो जाएगा। सो टिल नाउ अभी तक हम लोगों ने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर आने वाली सारी डिसीजेस लाइक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन सब की पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से समझ ली है। अब इनका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, मतलब इनको अलग अलग कैसे पहचानेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बाद। सबके साइन एंड सिम्टम्स तो लगभग एक समान ही रहते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिनके कारण डिफरेंशियल डायग्नोसिस से हम लोग इनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं, तो वो समझते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंशियल डायग्नोसिस between unstable angina, non-ST segment elevated myocardial infarction and ST segment elevated myocardial infarction। इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझेंगे इस चार्ट की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस्चीमिक सिम्टम्स। इस्चीमिक सिम्टम्स तीनों में प्रेजेंट होगा, अनस्टेबल एंजाइना में भी प्रेजेंट है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी प्रेजेंट है, और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी प्रेजेंट है। तो इस्चीमिक सिम्टम जो है वो हमको तीनों में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ थ्रोम्बस। तो अनस्टेबल एंजाइना में हमको कैसा थ्रोम्बस मिलेगा? नॉन ओकल्सिव थ्रोम्बस,
मतलब जो इसका थ्रोम्बस होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा साइज में, नॉन ओकल्जिव थ्रोम्बस होगा। फिर देखते हैं हम लोग नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इसमें हमको मिलेगा पार्शियली ओकल्जिव थ्रोम्बस, मतलब इसके कंपेयर में अनस्टेबल एंजाइना के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसका थ्रोम्बस, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड का जो थ्रोम्बस रहेगा। फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें जो थ्रोम्बस का साइज रहेगा फुल थिक रहेगा। हमने डायग्राम में भी देखा है इसके थ्रोम्बस ने जो ल्यूमेन थी उसको पूरा का पूरा ही कवर कर रखा था, कोई भी ब्लड पास नहीं हो रहा था। तो इसका जो थ्रोम्बस रहेगा फुल थिक रहेगा। तो ये एक तरह से थ्रोम्बस का ऑर्डर हो गया, अनस्टेबल एंजाइना में सबसे कम, फिर नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा थ्रोम्बस, और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा बड़ा थ्रोम्बस रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईसीजी चेंजेस, क्या क्या ईसीजी चेंजेस मिलेंगे हमको अनस्टेबल एंजाइना के केस में। देखते हैं अनस्टेबल एंजाइना के केस में हमको मिलेगा एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलेगा। अनस्टेबल एंजाइना के केस में एसटी डिप्रेशन मिलेगा एंड टी वेव का इन्वर्जन मिलेगा। फिर देखते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें भी सेम वही ईसीजी चेंजेस मिलेंगे, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा एंड टी वेव इन्वर्जन मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या मिलेगा हमको ईसीजी में, इसमें हमको एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड मिलेगा, और न्यू ऑनसेट ऑफ एलबीबीबी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का नया ऑनसेट दिखेगा अपने को ईसीजी में। मतलब समझते हैं हम लोग अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन दोनों में हमको ईसीजी में सेम चेंजेस ही दिखेंगे। क्या? एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, इसमें भी एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, बस चेंज किस में आएगा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड रहेगा और न्यू ऑनसेट ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और फिर लास्ट देखते हैं कार्डियक मार्कर जो है वो ट्रोपोनिन के थ्रू इसका टेस्ट होता है। कार्डियक मार्कर में आता है ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन का जो लेवल है वो अनस्टेबल एंजाइना में नॉर्मल रहेगा, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड में थोड़ा सा बढ़ जाएगा ट्रोपोनिन का लेवल, मॉडरेटली एलिवेटेड रहेगा, और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ट्रोपोनिन का जो लेवल है वो सीवियरली एलिवेटेड रहेगा। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूरा समझ सकते हैं, तीनों में कहाँ क्या डिफरेंस मिलेगा, तो ये अपन को बहुत इजी रहेगा डायग्नोस करने में तीनों के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है इसका हार्ट फेलियर, नेक्स्ट इज मायोकार्डियल रप्चर एंड एन्यूरिज्मल डायलेशन, थर्ड इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फोर्थ इज मिट्रल रिजुगुरिटेशन, फिफ्थ इज कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस, एंड सिक्स्थ इज पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस एंड डिसरल सिंड्रोम। ये सारे क्या है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना एंड नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब अब हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अगर एक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है एंटी कोगुलेशन, हम लोग उसे एंटी कोगुलेशन थेरेपी वगैरह देंगे, मतलब जो उसका ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो, जो थ्रोम्बस बन रहा था वो थ्रोम्बस नहीं बने, क्लॉट वगैरह नहीं हो। नेक्स्ट इज एंटी प्लेटलेट थेरेपी, उसे हम लोग एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे क्योंकि प्लेटलेट ही कोगुलेशन में हेल्प करता है, और जो एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे तो हम लोगों का जो कोगुलेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रुक जाएगी। और इसके लिए हम लोग एस्प्रिन को भी यूज कर सकते हैं, बट उसका बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डोज रहता है, 75 mg से 150 mg तक दे सकते हैं हम लोग एंटी प्लेटलेट थेरेपी के लिए एस्प्रिन को यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एंटी इस्चेमिक थेरेपी, दिस इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एंड द लास्ट इज प्लेग स्टेबलाइजेशन एंड रीमोल्डिंग।
तो ये सारे मैनेजमेंट के प्लान थे अगर किसी पेशेंट को लेकर के आते हैं और उसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डायग्नोस होगा तो ऐसे हम लोग मैनेज करेंगे। एंटी कोगुलेशन, एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एंटी इस्चीमिक थेरेपी एंड प्लेग स्टेबलाइजेशन एंड रीमोल्डिंग, इसके द्वारा हम लोग एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं अगर वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट है तो।